जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जो था गांव, शहर और व्यापार, इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पार्ट 1 में जाने थे। यानी गांव क्या है, शहर क्या है, व्यापार क्या है, इसके बारे में जाने थे। उसके बाद जाने थे लोहे के औजार का उपयोग के बारे में। उसके बाद जाने थे हम कृषि में सिंचाई का क्या महत्व है, इसके बारे में जाने थे। उसके बाद हम गांव में कौन कौन रहते थे प्राचीन समय में, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम पार्ट 2 में जानेंगे संगम साहित्य के बारे में। तो चलिए जानते हैं संगम साहित्य के बारे में। तो संगम साहित्य का अर्थ होता है विद्वानों और कवियों की सभा, यानी विद्वानों और कवियों की सभा को संगम साहित्य का अर्थ होता है। उसके बाद संगम साहित्य की भाषा की बात करें तो वो है तमिल, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद संगम साहित्य के जो मुख्य विषय था उसके बारे में जानते हैं। तो संगम साहित्य का विषय की बात करें तो वो था प्रेम, उसके बाद युद्ध, उसके बाद वीरता, उसके बाद समाज, व्यापार, उसके बाद प्रकृति और राजाओं का वर्णन। यानी संगम साहित्य का जो विषय था वो प्रेम, युद्ध, वीरता, उसके बाद समाज, व्यापार और प्राकृतिक और राजाओं का वर्णन के बारे में बताया गया था संगम साहित्य में। उसके बाद चलिए जानते हैं आखिर संगम साहित्य होता क्या है। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। यानी जो तमिल की प्राचीनतम यानी पुराना रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। उसके बाद चलिए जानते हैं संगम साहित्य का समय काल को। तो संगम साहित्य 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, यानी संगम साहित्य का जो काल की बात करें तो वो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच हुआ था। तो चलिए आगे जानते हैं जो इस चैप्टर का अगले टॉपिक है इसके बारे में। तो अगले टॉपिक की बात करें तो वो है आहत सिक्के। यानी आहत सिक्के क्या होता है, तो पिछले हम चैप्टर में जाने थे आहत सिक्के के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो चलिए आज हम विशेषकर आहत सिक्के के बारे में जानते हैं। तो आहत सिक्के प्राचीन भारत के ऐसे सिक्के हैं जिन पर विभिन्न चिन्हों को मतलब धातु, सोना, चांदी, तांबे पर ठोक कर बनाया जाता है। यानी जो आहत सिक्के की बात करें तो वो मतलब सबसे प्राचीन सिक्का है और इस पर मतलब इस सिक्के को धातुओं, सोने, चांदी या तांबे पर ठोक कर बनाया जाता है। यानी इस सिक्के का अनियमित आकार होता था और इस सिक्के पर चिन्ह को दर्शाया जाता था। अभी के सिक्के में हम देखते हैं नाम लिखा हुआ होता है, अशोक स्तंभ जो रहता है, लेकिन प्राचीन समय में वैसा कुछ नहीं था। यानी कुछ एक मतलब चिन्ह को ठप्पा मार दिया जाता था। यही आहत सिक्के है। तो चलिए जानते हैं आगे। इस सिक्के का अनियमित आकार होता है, जैसा कि हम अभी बताए ही है। अनियमित आकार यानी जिसका आकार नियमित नहीं हो उसे अनियमित कहते हैं। यानी जो आहत सिक्के थे उसका आकार की बात करें तो वो था आयताकार। उसके बाद उसके बाद वर्गाकार भी देखने को मिला है पुरातत्वविदों को। उसके बाद इस सिक्के का आकार की बात करें तो वो त्रिभुजाकार भी देखने को मिला है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो आहत सिक्के थे वो कभी आयताकार होते थे, तो कभी वर्गाकार होते थे, तो कभी त्रिभुजाकार होते थे। यानी उसका कोई आकार ही नहीं होता था। उसके बाद चलिए आगे जानते हैं इस सिक्के का प्रचलन मतलब जो आहत सिक्के है उसका प्रचलन कब से शुरू हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो इस सिक्के का प्रचलन करीब 500 साल पहले महाजनपदों के काल से हुआ। यानी जो आहत सिक्के थे उसका प्रचलन की बात करें तो महाजनपदों के काल से शुरू हुआ था। तो चलिए आगे अब हम आहत सिक्के के विशेषता के बारे में जान लेते हैं। तो ये अधिकतर चांदी के बने होते थे। यानी अभी ही हम बताए सोने, चांदी, धातुएं और मतलब बनाए जाते थे इस पर आहत सिक्के। लेकिन पुरातत्वविदों को अधिकतर सिक्के जो आहत होते हैं वो चांदी को देखने को मिला है। यानी साक्ष्य मिला है पुरातत्वविदों को। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि आहत सिक्के अधिकतर चांदी के ही बनाए जाते थे। उसके बाद आहत सिक्के पर किन किन मतलब चिन्हों को दर्शाया जाता था इसके बारे में जान लेते हैं। तो आहत सिक्के पर अधिकतर सूर्य यानी जो
आहत सिक्के थे उस पर अधिकतर सूर्य के चिन्ह को देखा गया है। उसके बाद पशुओं को चिन्ह को भी देखा गया था। उसके बाद कोई कोई सिक्के पर वृक्ष, उसके बाद चक्र आदि देखे गए हैं। यानी पुरातत्वविदों ने जब आहत सिक्के की खोज की तो उनको अधिकतर सिक्के पर सूर्य के मतलब प्रतीक को दर्शाया गया था। तो कभी कभी पशुओं को, कभी कभी वृक्षों को, कभी कभी चक्रों को मतलब दर्शाया गया था। तो उसके बाद चलिए आगे हम जानते हैं आहत सिक्के की विशेषता को। तो वो था, इस सिक्के का उपयोग व्यापार और लेन देन में किया जाता था। यानी अभी ही हम कुछ खरीदने जाते हैं, इसके लिए सिक्के का प्रयोग करते हैं। तो प्राचीन समय में भी आहत सिक्के का प्रयोग व्यापार के लिए भी किया जाता था, तो कभी कभी लेन देन के लिए भी किया जाता था। तो इसको याद रखिएगा आहत सिक्के के बारे में। उसके बाद चलिए अब जानते हैं नगर के बारे में, यानी जो नगर में गतिविधियां का केंद्र था इसके बारे में। तो नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र है। यानी जो प्राचीन समय में जो नगर थे वो अनेक गतिविधियां का केंद्र था। यानी तो चलिए हम जानेंगे बारी बारी से सभी गतिविधियों को। तो चलिए जानते हैं। उसमें एक नगर था मथुरा। तो हम मथुरा के बारे में जानेंगे, जो एनसीईआरटी में मथुरा के बारे में ही विशेषकर बताया गया है। तो 2500 साल पहले मथुरा महत्वपूर्ण नगर था। यानी 2500 साल पहले मथुरा, क्योंकि मथुरा जो था वो यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर पड़ता था। यानी एनसीईआरटी के मुताबिक बताया गया है कि जो मथुरा था जो यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ता पर पड़ता था और ये एक महत्वपूर्ण नगर था। तो चलिए जानते हैं मथुरा के बारे में। इसमें एक रास्ता, यानी जो अभी बताए यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पे पड़ता है, तो उसमें एक रास्ता की बात करें तो इसमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर था। यानी जो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर एक मथुरा का जो रास्ता था उसमें तक्षशिला से पाटलिपुत्र पड़ता था। यानी जो उत्तर पश्चिम से जो पूर्व की ओर जो रास्ता पड़ता था उसमें तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक पड़ता था। और दूसरी रास्ता की बात करें तो वो पड़ता था उत्तर से दक्षिण की ओर। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर दूसरी रास्ता पड़ता था। और उत्तर से दक्षिण की ओर शहर के चारों ओर किलेबंदी थे। यानी जो उत्तर से पश्चिम मतलब उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो रास्ता था उसके शहर के चारों ओर किलाबंदी थे। यानी हम पिछले चैप्टर में जाने थे किलाबंदी क्या होते हैं इसके बारे में। तो किलाबंदी यानी भवनों आर के जो मतलब पास जो घेरा हुआ रहता है, यानी ऊंची ऊंची दीवार को हम किलाबंदी कहते हैं। यानी बीच में कोई घर हो और उसके चारों तरफ जो ऊंची ऊंची दीवार देखने को मिलता है उसको किलाबंदी कहा जाता था। यानी वही बताया गया है उत्तर से दक्षिण की ओर के जो शहर था उसमें किलेबंदी किए हुए थे। और इसमें मुख्य मतलब धार्मिक मंदिरों और को देखा गया था। तो इसके बारे में जानेंगे। तो किलेबंदी के अंदर अनेक मंदिर देखने को मिला है। यानी जो मथुरा नगर था उसमें जो किलाबंदी किए हुए थे उसमें अनेक मंदिर को देखा गया था पुरातत्वविदों के अनुसार। उसके बाद मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यानी जो मथुरा नगर था वो बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यानी साफ अगर उस नगर से कोई मूर्तियां देखने को मिला है तो उसमें साफ आंख नाक मुंह की बात करें तो वो साफ देखने को मिला है। इसलिए भी पुरातत्वविदों ने बताया है कि मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। जो तो हम जानते हैं वो मथुरा में जो मूर्तियां बनाने का जो प्रचलन कब से शुरू हुआ और वो कहाँ से प्रभावित होकर मथुरा में मूर्तियां बनाना प्रारंभ किए। तो मथुरा में मूर्तियां बनाना प्रारंभ किए यूनान से प्रभावित होकर। यानी मथुरा का जो लोग थे वो मूर्तियां बनाने के लिए जो प्रभावित हुए वो यूनान से हुए। तो यही था। उसके बाद चलिए आगे जानते हैं मथुरा के बारे में कुछ विशेष पॉइंट्स। तो लगभग 2500 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। यानी आज से 2500 साल पहले की बात करें तो मथुरा जो था कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। तो इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कुषाणों की दूसरी राजधानी तो वो था मथुरा। तो आगे चलिए जानते हैं। मथुरा एक धार्मिक
केंद्र भी रहा है। यानी जो मथुरा जो नगर है वो कृष्ण भक्ति को लेकर एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मथुरा में ही कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए भी वो धार्मिक केंद्र भी माना गया है पुरातत्वविदों के अनुसार। तो चलिए आगे हम जानेंगे। मथुरा में बौद्ध विहार यानी बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। यानी जो मथुरा जो नगर है उसमें बौद्ध विहार और जैन मंदिरों भी स्थित था। उसके बाद चलिए आगे जानते हैं। मथुरा कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी अभी ही हम बताए हैं मथुरा में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए भी मथुरा कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। उसके बाद चलिए आगे जानते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। यानी मथुरा नगर से पुरातत्वविदों को प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियां पर अनेक अभिलेख मिले हैं। यानी वहाँ जो मूर्तियां थे उस पर कुछ कुछ लिखा गया था। यानी हम पिछले चैप्टर में हम जाने थे अभिलेख क्या होता है, यानी कठोर सतहों पर लिखा गया उत्कृष्ट लेख को हम अभिलेख कहते हैं। तो वैसे ही मथुरा नगर में मूर्तियां पर प्रस्तर लिखे गए थे अभिलेख, जो स्त्री पुरुषों द्वारा दान दिए गए थे। यानी जो मथुरा जो नगर था उसमें स्त्रियों और पुरुषों द्वारा दान दिए गए थे छोटे छोटे अभिलेख। यानी अभी ही हम मंदिर मतलब कोई भी मुख्य व्यक्ति अगर मंदिर बनाता है तो उसमें एक नेम प्लेट लगाया जाता है जो इनके द्वारा ये मंदिर का सामान दिया गया है। तो उसी प्रकार मथुरा में स्त्री और पुरुषों द्वारा छोटे छोटे अभिलेख मूर्तियों पर लिखकर दिए जाते थे। तो यही था उसका। चलिए आगे जानते हैं। मथुरा नगर में अनेक व्यापारी का उल्लेख मिलता है। यानी मथुरा जो नगर था उसमें अनेक व्यापारियों का उल्लेख भी मिलता है। तो इसी तरह इस चैप्टर में क्या बताया गया था, जो ये नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र है। तो इसमें हम देखें मथुरा व्यापार का भी केंद्र था, उसके बाद मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। यहाँ मतलब धार्मिक मंदिर भी देखने को मिला, उसके बाद धार्मिक केंद्र भी मथुरा को देखने को मिला। उसके बाद और भी विभिन्न मतलब चीज़ों को मथुरा नगर में देखे, तो मथुरा नगर की यही गतिविधियां का केंद्र था। तो चलिए इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।